Food is potential source of infection and it is liable to contamination by microorganisms at any point during journey from the producer to the consumer. Hygiene is production, handling, distribution and serving all type of food is essential. तो हम प्रोडक्शन के टाइम भी हाइजीन रखना है, जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उस टाइम भी, और कंज्यूमर तक जब तक पहुंच रहा है उसमें हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन होनी चाहिए. Primary aim of food hygiene is to prevent food poisoning and other foodborne diseases. फूड हाइजीन में जो हम बात कर रहे हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट है मिल्क हाइजीन. द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन और कंटामिनेशन ऑफ मिल्क में भी एट द डेयरी एनिमल के थ्रू हो सकता है, हैंडलर के थ्रू, और या फिर एनवायरनमेंट, या तो कंटामिनेटेड जो पॉट है वो कंटामिनेटेड हो, या फिर जो वाटर है फ्लाइज वगैरह हो उससे कंटामिनेशन हो सकता है, डस्ट से कंटामिनेशन हो सकता है. तो मिल्क बॉर्न डिजीजेज बहुत होती हैं अगर मिल्क, क्योंकि हर नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वेजिटेरियन हो, मिल्क कंजम्पशन सब में सबको कर रहे हैं, तो मिल्क हाइजीन प्रॉपर होनी चाहिए. मिल्क बॉर्न डिजीजेज कौन कौन सी हैं? तो एक तो इन्फेक्शन ऑफ एनिमल दैट कैन बी ट्रांसमिटेड टू मैन लाइक ट्यूबरक्लोसिस, ब्रूसिलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, साल्मोनेलोसिस, क्यू फीवर, काउपॉक्स, एंथ्रेक्स, लेप्टोस्पायरोसिस, ये सारी जो डिजीजेज हैं जो प्राइमरली जो एनिमल में होगी और उससे ट्रांसमिट हो रही है ह्यूमन बीइंग्स में. देन इन्फेक्शियस प्राइमरी टू मैन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू मिल्क. टाइफॉइड, पैराटाइफॉइड है, शिगुलोसिस है, कोलेरा है, या स्टेप्टोकोकल इन्फेक्शन है, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब मिल्क बॉर्न डिजीजेज है. अब अगर हमें अवॉइड प्रिवेंट करना है कि मिल्क बॉर्न डिजीजेज नहीं हो, तो उसके लिए हमने जो 3 बात की कि किस तरह से या तो हैंडलिंग प्रॉपर नहीं हो है, या फिर जो उसका जो पॉट है या वेसल है वो कंटामिनेटेड हो, या हैंडलर है उसको कोई डिजीज हो तो उसको ट्रांसमिट करेगा. तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सैनिटेशन ऑफ डेयरी फार्म को सैनिटेशन होना चाहिए. Dairy farm should ensure a pure, wholesome and protected milk supply. A dairy consists of farm, the milk depot and the pasteurization and bottling, packing and staff changing room and manual disposable yard होना चाहिए. तो इसमें प्रॉपर उसका पास्चुराइजेशन होना चाहिए, पैकिंग प्रॉपर होनी चाहिए और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन उसका प्रॉपर होना चाहिए. जहाँ पे भी जो भी डेयरी फार्म है उसमें पास्चुराइजेशन जो प्लांट है वो इंटीग्रेटेड होना चाहिए उसमें. जैसे आपने सरस डेयरी की भी विजिट हम कराते हैं तो उसमें किस तरह से प्रॉपर पास्चुराइजेशन हो रहा है, किस तरह से बॉटलिंग हो रही है और उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन रख रहे हैं, वो वहाँ पे उसका टेम्परेचर भी मेंटेन होना चाहिए. टू प्रिवेंट आउटब्रेक ऑफ मिल्क बॉर्न डिजीजेज, हाइजीन ऑफ कैटल, persons, equipment, process as well as sanitary packing and delivery should be ensured. And periodical examination होना चाहिए जो भी हैंडलर है, inspection of premises and equipment, inspection of function efficiency of farm, depot and plant, and laboratory testing for purity and quality of pasteurization are essential. Care of cattle, quality and quantity of milk not only depend upon the particular breed but also on the care that is devoted to the cattle. अगर जो कैटल हैं वो उनको कोई डिजीज नहीं हो तो उसका पीरियडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए बाय वेटेनरी डॉक्टर. जो काउ शेड है तो शुड बी वेल ड्रेन एंड हायर देन द सराउंडिंग ग्राउंड. फ्लोर एरिया पर कैटल हेड शुड बी मिनिमम 6 मीटर स्क्वायर. वॉल शुड बी कॉन्क्रीट एंड वेल वाइट वॉश्ड होनी चाहिए एंड गुड क्रॉस वेंटिलेशन इज देयर. तो पास्चुराइजेशन जो हम मिल्क है उसका किस तरह से देखेंगे कि जो मिल्क है उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक है कि नहीं है. तो उसके लिए करते हैं मिथाइल ब्लू टेस्ट करते हैं. इट इज़ एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द मिल्क. डिफाइंड क्वालिटी ऑफ मिथाइल ब्लू आर एडेड टू 10 ml ऑफ मिल्क एंड सैंपल इज हेल्ड फॉर एट 37 डिग्री टेम्परेचर until ब्लू कलर इज डिसअपियर. तो 10 ml मिल्क में मिथाइल ब्लू की सर्टेन अमाउंट डालते हैं और 37 डिग्री टेम्परेचर पे उसको रखते हैं जब तक कि उसका जो कलर है वो डिसअपियर नहीं हो जाता. जितना लॉन्गेस्ट जो ट्यूब है उसमें जितना लॉन्गेस्ट कलर रहता है इसका मतलब उसकी क्वालिटी जो है उसकी बेटर है.
मिथाइल ब्लू टेस्ट पे आपको शॉर्ट नोट भी आ सकता है और पाश्चराइजेशन मिल्क पे भी शॉर्ट नोट आता है, वाइवा में भी पूछते हैं। The milk which remain blue the longest is considered to be the best quality and scale of grading different milk sample. Method of pasteurization. What do you mean by pasteurization? As it is may be defined as the heating of milk to such temperature and for such period of time as are required to destroy any pathogen that may be present. तो एक certain टेम्परेचर पे उसको हीट करते हैं एंड जस्ट उसको कूल करते हैं जिससे कि जो भी पैथोजन है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। तो जो हीट स्टेबल है वो इतना टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे उसको बॉइल हीट देते हैं कि वो जो भी स्पोर्स हैं या बैक्टीरिया हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसमें कौन कौन से मेथड है पाश्चराइजेशन पे, आपको वाइवा में भी पूछा जाएगा, आपका शॉर्ट नोट भी आ सकता है। तो देयर आर 3 मेथड ऑफ पाश्चराइजेशन। फर्स्ट इज होल्डर मेथड. It is consist of heating the milk to the temperature between 63 to 65 degree temperature and holding it large tank in the temperature of 30 minutes. 63 से 65 डिग्री टेम्परेचर पे इसको गर्म करते हैं for 30 seconds and cool rapidly at 5 डिग्री टेम्परेचर। तो पहले 63 से 65 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म किया, 30 मिनट तक उसको रखेंगे और उसके बाद में 5 डिग्री टेम्परेचर पे उसको कूल कर देंगे। Then high temperature short time method. It is method milk is heated to 72 degree temperature पे 15 second and then rapidly cool to 4 degree temperature. इसमें जो होल्डर मेथड है उसमें हमने 30 मिनट तक उसको स्टे किया था और इसमें जो हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड है इसमें टेम्परेचर 72 डिग्री है बट इसको 15 सेकेंड के लिए होल्ड कर रहे हैं। Then ultra high temperature method. Milk is rapidly heated usually in 2 stages. The second stage being under pressure between 125 to 150 degrees temperature for a few seconds only. It is then rapidly cooled and packed, bottled as quickly as possible. तो हमारे 3 मेथड हो गए हैं, एक तो होल्डर मेथड, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड एंड अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेथड। अब पाश्चराइजेशन जो हमने किया है मिल्क का वो इफेक्टिव है कि नहीं है, उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसको फास्फेटेज टेस्ट बोलते हैं। द टेस्ट इज यूज टू चेकिंग द एफिकेसी ऑफ पाश्चराइजेशन. द एंजाइम फॉस्फेट इज रिस्टोर्ड बाय द पाश्चराइजेशन टेम्परेचर. द टेस्ट इज डन बाय एडिंग ऑफ डाइसोडियम फिनाइल फॉस्फेट टू पाश्चराइज्ड मिल्क. द एंजाइम फॉस्फेटेज इफ प्रेजेंट इज स्प्लिट अप टू फिनॉल, ए टेस्ट reagent which gives different shade of blue color depending upon the amount of phosphatase enzyme present. Then second test is bacteriological test. It is standard plate count. The bacteriological quality of pasteurized milk is determined by the standard plate count. Most countries in the West enforce a limit of 30,000 bacteria count per ml of pasteurized milk. And third is coliform count. Coliform organisms are usually completely destroyed by the pasteurization, and therefore their presence in pasteurized milk is an indication either of improper pasteurization or postpartum contamination of milk. So pasteurization के 3 methods थे, then उसको हम टेस्ट करने के लिए कि इफेक्टिव है कि नहीं है, हमने 3 टेस्ट हैं, एक फॉस्फेटेज टेस्ट है, सेकेंड इज स्टैंडर्ड प्लेट काउंट एंड कॉलिफॉर्म काउंट टेस्ट। देन मीट के थ्रू कौन कौन सी डिजीज है जो ट्रांसमिट हो सकती है, दैट इज टेमफॉर्म इन्फेस्टेशन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक टीनिया सोलियम, टीनिया सजाइनेटा, एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंथ्रेक्स, एक्टिनोमाइकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस एंड फूड पॉइजनिंग. Meat has high nutritive value, but it is deteriorates fast. This is why notorious for several bacterial infection and food poisoning. Meat hygiene is therefore extremely important at all level of food poisoning. जब भी सल्टर हाउस में एंटीपार्टम और पोस्टपार्टम इंस्पेक्शन होना चाहिए मीट का बाय वेटेनरी डॉक्टर या जो भी स्टाफ है ऑथराइज स्टाफ के थ्रू, तो कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिससे हम देख सकते हैं कि जो मीट है वो उसकी हाइजीन प्रॉपर है कि नहीं. तो स्मेल या अपीयरेंस, उसकी कलर, अगर उसमें कोई भी डिटोरिएशन है कलर में, स्मेल में, तो वो उसको मीट को डिस्कार्ड कर देंगे. Slaughter house sanitation. Dirty slaughter house are always fed to the public health due to large collection of
of while undergoing purification and the continuous flow of blood, urine and fecal matter in the surrounding area. A poorly managed slaughterhouse emits rotten smell and it is become source of disease and infection. Fly breeding and contamination of meat are the two major health hazards. ये कुछ बेसिक स्टैंडर्ड्स हैं कि सॉल्टर हाउस है वो किस तरह से होना चाहिए, कि उसकी डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए, उसके जो वॉल की जो 3 मीटर तक उसका वॉल जो है वो वॉशेबल होनी चाहिए, क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, जो लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए उस एरिया की. तो ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन है फॉर एवरी सॉल्टर हाउस. फूड हैंडलर्स जो हैं उनका पीरियडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए. तो फॉर कौन कौन सी डिजीज़ हैं जो ट्रांसमिट हो सकती है फूड हैंडलर के थ्रू, तो उसमें डायरिया है, डिसेंट्री, टाइफाइड, पैराटाइफाइड, वायरल हेपेटाइटिस. तो ये ट्रांसमिट हो सकती है. फूड हैंडलर अगर इन्फेक्टेड है तो उसके थ्रू ट्रांसमिट हो सकती है. तो मेडिकल एग्जामिनेशन, उसका पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन होना चाहिए. एजुकेट करना है अबाउट पर्सनल हाइजीन, फूड हैंडलिंग कैसे करनी है उसके लिए एजुकेट करना है. हैंड वॉशिंग का उनको ट्रेनिंग देनी है. उनका जो हेयर है वो कवर्ड होने चाहिए, नेल्स उनके कट होने चाहिए. जो और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको चेकअप करके उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए. देन फूड बॉर्न डिजीजेज. Definition of foodborne disease: a disease usually either infectious or toxic in nature caused by agents that enter in the body through the ingestion of food. Due to increase in urbanization or industrialization and tourism, mass catering system अगर बढ़ गया है तो there is foodborne diseases is now increasing, क्योंकि बाहर ज़्यादा लोग खाना खा रहे हैं, टूरिज़्म बढ़ गया है. जैसे अब पढ़ाई के लिए आप लोग बाहर आ रहे हैं तो उसकी वजह से मास कैटरिंग हो रही है मैस वगैरह में, तो उसकी वजह से फूडबॉर्न डिजीजेज जो हैं वो नाउअडेज इंक्रीजिंग. Classification of foodborne diseases: foodborne intoxication due to naturally occurring toxin in some food like letharism, and endemic ascites due to toxin produced by certain bacteria, botulism and staphylococcal poisoning due to toxin produced by fungi, aflatoxin, ergot and furism. Then foodborne chemical poisoning, जैसे heavy metal mercury poisoning हो गई, या ऑयल या उसके पेस्टिसाइड अगर है तो उसकी वजह से पॉइजनिंग होगी. देन फूडबॉर्न इन्फेक्शन: बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल डिजीज एंड पैरासाइट. तो मेनली जो फूड टॉक्सिन्स क्या है, टॉक्सिक्स और पॉइजन सब्सटेंस माइट बी प्रेजेंट एज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ द फूड स्टफ. In a small dose, it may not have any significant toxic effect, but in larger dose or when consumed over a prolonged period, it may even be fatal. May possible toxic effects of food are known. तो इम्पॉर्टेंट जो है हम बात कर रहे हैं फूड टॉक्सिन की, उसमें लेथाइरिज्म जो डिजीज कॉज कर रही है वो है न्यूरोलेथाइरिज्म, और इस पर शॉर्ट नोट भी आता है न्यूरोलेथाइरिज्म. लेथाइरस टॉक्सिन जो है इसको लेथाइरस सेटाइवस भी बोलते हैं, और हिंदी में इसको केसरी दाल भी बोलते हैं. केसरी दाल से जो इसका रिजेम्बलेंस है वो हमारे जो अरहर की दाल आती है और चने की दाल है उससे रिजेम्बलेंस होता है, तो इसकी वजह से इसमें अरहर दाल या चना दाल में कंटामिनेशन हो जाता है. If eaten in small quantity, it does not cause any toxicity, but if consumed for longer amount and longer time, it may lead to toxic effect on nervous system. Neuroletharism is a crippling disease of the nervous system characterized by gradual developing spastic paralysis in lower limbs, occurring mostly in those consuming a pulse Lethairis sativus in large quantity. In animal, a variety of disease, osteoletharism affecting skeletal system is seen. The disease is seen in some European, African, Asian country, and cases are reported from Spain, Ethiopia, Messina, Afghanistan and India. In India, it is mainly occurred in Madhya Pradesh, Maharashtra, UP, Bihar, Rajasthan and Assam and Gujarat, जहाँ पे चने की दाल या जो अरहर दाल ज़्यादा खाते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा केसेस मिलेंगे इसके. Lethairis sativus is also referred to as Thira dal, Lal dal or Batra dal. It looks like Arar dal, red gram or Bengal gram dal.
However, it sees it triangular in shape and grayish in color. It is cheaper and rich source of protein. इसका जो टॉक्सिन्स है वो बीटा ऑक्जेलिक अमीनो एसिड बोआ, तो इसमें जो टॉक्सिन्स है वो है बीटा ऑक्जेलिक अमीनो एसिड. Clinical feature of neuroletharism: if more than 30% energy is obtained from kesari dal for more than 6 months, the sign and symptoms may appear in the form of spastic paralysis. The condition is known as letharism. It is mostly common seen in man in age group 15 to 45 years of age. The onset of letharism is sudden, often proceed to excretion or exposed to cold. A patient may find himself paralyzed or getting up in the morning, or sometimes backache and stiffness of legs proceed to paralysis of legs. The condition is spastic paralysis in lower limb. तो इसमें नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है और इसमें जो कंडीशन है वो पैरालिसिस पे रिजेम्बलेंस आएगी कि मॉर्निंग में पेशेंट उठेगा और वो बोलेगा कि मुझे वीकनेस फील हो रही है पाँव में, मेरे से चला नहीं जा रहा है. The patient may pass through progressive stage of severity. In the latent stage, the patient may be apparently healthy. In the mild stage, there is stiffness and weakness of legs, exaggerated knee and ankle jerk, and colons may follow. As the disease progresses, the joints may be affected and the patient walks with bent knee or tight. तो इसमें मेनली जो हमारा न्यूरोलेथारिज्म है उसमें 1 स्टिक स्टेज आएगी, 2 स्टिक स्टेज आती है. 1 स्टिक में एक पाँव से वो एक हाथ में लकड़ी लेके चल रहा है, देन उसको वॉकर की मदद से चलना पड़ रहा है, और उसके बाद में थर्ड जो स्टेज है उसमें वो क्रॉल कर रहा है. तो 1 स्टिक स्टेज, 2 स्टिक स्टेज आती है और फिर क्रॉलिंग स्टेज है. क्रॉलिंग स्टेज में पेशेंट हैज़ टू सपोर्ट हिज बॉडी ऑन हिज हैंड्स एंड बटर एंड हील फॉर मूविंग अप. तो वो उससे चला ही नहीं जा रहा पाँव से, उसका नर्वस सिस्टम इतना वीक हो गया है तो वो उसको क्रॉल करना पड़ता है. In the most severe stage, patient can only move on all four support by his hand. कैसे हम इसका डिटेक्ट करेंगे कि टॉक्सिन्स है? तो बाय लेबोरेटरी मेथड यूजिंग Nenhydrin reaction which gives purple color. Electrophoresis and biological method can also be used. Prevention कैसे कर सकते हैं? कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम? प्रिवेंटेबल है कि नहीं है पहले से बताओ. नहीं है. क्रॉप ही आप बंद कर दोगे, लेकिन क्योंकि ये आपका मतलब उसमें बाय फॉल्ट भी उसका क्रॉप हम उसका जो अरहर दाल वगैरह की क्रॉप करते हैं उसके साथ में बाय फॉल्ट भी आ जाता है. तो उसको क्योंकि उसका कलर और उसका जो शेप है वो सेम है तो इसलिए वो मिक्स हो जाती है क्रॉपिंग के टाइम. तो जो पार बॉइलिंग मेथड है जो हम राइस में करते हैं ना, पार बॉइल्ड राइस, क्या करते हैं उसमें? पार बॉइल्ड राइस नाम सुना है? तो सोक करते हैं, है ना. तो अगर हम 2 घंटे तक इसको सोक करके रखेंगे तो भी इसके जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव कर सकते हैं. और दूसरा हमने जो अभी भी बात की कि इसको लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर हम लेते हैं या हमारा जो एनर्जी का जो 30% तक अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हम ये न्यूरोलेथारिज्म की प्रॉब्लम होगी. तो एक तो ये है कि आपको जो जहाँ पे जो क्रॉप ज़्यादा होती है तो वहाँ पे चेंज करते रहना है ना. तो वही एडवाइस करना है कि जो आप दाल खा रहे हैं उसका 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका, कि आप चेंज करके जैसे और दूसरी जो दालें हैं वो यूज़ करें और लॉन्ग टर्म तक यूज़ नहीं करें. तो इसकी हाई प्रोटीन वैल्यू है, चीप है, तो इसलिए लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो पार बॉइलिंग राइस की जैसे इसको ओवरनाइट सोक करते हैं लाइम वाटर में एंड सब्सिक्वेंट बॉइलिंग एंड कुकिंग इज आल्सो हेल्पफुल टू रिमूव द टॉक्सिन. एंड हाई डोज ऑफ विटामिन सी अगर 1000 मिलीग्राम पर डे प्रोफाइलैक्सिकली देते हैं फॉर फ्यू वीक टू आल्सो फाउंड इज यूजफुल. बट विटामिन इतना एजुकेट भी करना पड़ेगा लोगों को कि वो विटामिन सी लें.
तो उससे बेटर है कि आप उनको इसके लिए एजुकेट करें कि हम एक तो जो क्रॉप है उसको फसल उसी टाइम ध्यान रखें, या फिर ओवरनाइट उसको सोक करके या 2 घंटे के लिए बनाने से पहले सोक करके रखें और उस वाटर को ड्रेन कर दें। Then second is aflatoxicosis. The first known outbreak of aflatoxicosis probably occurred in England in 1960 among young turkeys. Causative agent is Aspergillus flavus and or another species. It is क्यों इसका टॉक्सिन्स क्यों इन्फेक्शन होता है, तो पुअर अगर इसका स्टोरेज है तो टेम्परेचर अगर 30 to 70 डिग्री पर है या फिर मॉइस्चर ज़्यादा है तो एफ्लोटॉक्सिन की तो जो टॉक्सिन्स है उससे इन्फेक्शन हो सकता है। The fungus infested improper storage of maize, groundnut, soya, soham, rice, wheat, sunflower and other spices. Toxin is brightly fluorescent and known as aflatoxin and responsible for this condition. So there is 2 type of toxins released, aflatoxin B1 and aflatoxin G1, and it cause hepatitis, ascites, portal hypertension, liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. तो बेसिकली ये हेपेटिक लिवर को ज़्यादा इन्फेक्ट कर रही है, तो ये हेपेटाइटिस लिवर पे इन्फेक्ट कर रही है, तो इट मे लीड टू हेपेटाइटिस, ascites, portal hypertension, liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. So there is 2 type of toxins, toxin B1, aflatoxin B1 and G1. Then third is ergotism. While aflatoxin is a storage fungus, Cravisibus fusiformis and is a field fungus. Crops get infected in flowering or seeding stage. Bajra, rice, soham, wheat or rye get commonly affected. Ergotamine is a toxin responsible for the clinical symptoms like nausea, vomiting, abdominal cramps, muscular cramps, giddiness, blurring vision, itching and gangrene of digital and limbs. The disease was referred to as fire because of the intolerable burning pain in the limbs which become black and eventually dropped off. तो गैंग्रेन हो जाएगा इसमें, डिजिटल जो लिम्स है उनका गैंग्रेन हो जाएगा। इसमें जो साइन सिम्टम्स आ रहे हैं वो नॉशिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प, मस्कुलर क्रैम्प, गिडीनेस एंड बर्निंग, और इसलिए इसको फायर डिजीज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सीवियर बर्निंग पेन होता है लिम्स में। देन जो इम्पोर्टेंट है वो एपिडेमिक ड्रॉप्सी है। तो आपका एक तो न्यूरल एथायरिज्म इम्पोर्टेंट है, एफ्लोटॉक्सिन है वो शॉर्ट नोट से सबसे इम्पोर्टेंट है, एपिडेमिक ड्रॉप्सी पे भी शॉर्ट नोट आता है। सेवरल केसेस ऑफ एपिडेमिक ड्रॉप्सी was reported from many states of India and recent in 1996. Similar outbreaks have been occurred off and on in the past as well. It was discovered by Indian scientists in the early 20th century that condition is attributable to contamination of mustard oil with argemone oil. ये आपसे क्वेश्चन आता है कि मस्टर्ड ऑयल का कौन से ऑयल से अगर हम उसका कंटामिनेशन होगा तो एपिडेमिक ड्रॉप्सी होगी। तो आर्जीमोइन ऑयल से कई बार डेलिबरेटली भी उसकी मिक्सिंग करते हैं, है ना, जो फूड अडल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। क्या होता है फूड अडल्ट्रेशन और फूड फॉर्टिफिकेशन, डिफरेंस है वो हमें। फूड फॉर्टिफिकेशन मतलब इन्वेस्टमेंट ऑफ फूड। अगर आप जैसे एग्जांपल बताओ कि फूड फॉर्टिफिकेशन का, और जो हम बहुत डेली यूज में ले रहे हैं आयोडाइज नमक, तो वो क्या है फूड फॉर्टिफिकेशन है, क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया आयोडीन का, है ना। और अडल्ट्रेशन में डेलिबरेटली किसी की मिक्सिंग कर रहे हैं जो कि हार्मफुल है, और इकोनॉमिकल उसको उसके हिसाब से कि उसको प्रॉफिट हो रहा है उसलिए कर रहे हैं, है ना, या फिर एक्सीडेंटली अगर वो मिक्स हो गया। तो कई सारी जो हम है कि दालों में किस चीज़ का होता है, धनिए में कर रहे हैं, चाय की पत्ती में करते हैं, तो ये अलग अलग जैसे हमारे फूड आइटम्स हैं जिनमें मिक्सिंग करते हैं, और जो वेंडर है वो कर रहा है मिक्सिंग, या जहाँ प्रोडक्शन साइड पे मिक्सिंग हो रही है।
Subsequently, the toxin alkaloid sanguinary was isolated from argemone oil and was chemically analyzed. It was determined that sanguinary interferes with the oxidation of pyruvic acid, which is responsible for the dropsy. Argemone mexicana is the species most commonly incriminated. The argemone seed closely resembles to mustard seeds that mature with the mustard crop and may be harvested together. Argemone seed can be mixed with the mustard or deliberately adulterate it. The contamination may sometimes be accidentally, क्योंकि इसकी जो क्रॉप है वो मस्टर्ड ऑयल, जो मस्टर्ड सीड्स की क्रॉप के साथ में होती है, तो एक्सीडेंटली भी कई बार मिक्सिंग हो जाती है, क्योंकि उसकी रिजेम्बलेंस जो है वो मस्टर्ड जो सरसों आती है ना, सरसों की जैसी है, तो उसके साथ में कई बार क्रॉप की मिक्सिंग भी हो जाती है. Clinical feature of generalized weakness manifestation as bilateral pedal edema, sudden onset, patient may get diarrhea. In advanced stage, patient get dyspnea and sign of congestive cardiac failure. If not treated, death may occur. A mortality rate is 5 to 50% has been reported. किस तरह से हम डिटेक्ट करेंगे इसका जो टॉक्सिन है, तो उसको नाइट्रिक एसिड टेस्ट. व्हेन नाइट्रिक एसिड इज एडेड टू ए सैंपल ऑफ ऑयल, ए ब्राउन ऑरेंज कलर emerges indicate the presence of argemone oil. The sensitivity of this test is very low. It is positive only if at least 0.25% of argemone oil is present in the sample. So next test is paper chromatography. Paper chromatography is a test which is highly sensitive, detected argemone oil even at 0.001%. तो अगर हम बात करें कि एपिडेमिक ड्रॉप्सी है, तो इसके 2 टेस्ट हम टॉक्सिन को डिटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं. एक तो नाइट्रिक एसिड टेस्ट है, दूसरा है पेपर क्रोमेटोग्राफी. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें दोनों में से सेंसिटिव टेस्ट कौन सा है, तो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट इज पेपर क्रोमेटोग्राफी. हाउ वी प्रिवेंट दिस एपिडेमिक ड्रॉप्सी? द ग्रोथ ऑफ argemone plant must be discarded and the plant must be weed off. Then early detection, educate and making the public aware of the problem and likely solution will be also be long way in preventing the condition. Then prevention of food adulteration act. तो ये हमने बात की. इसके बाद में हमारे कौन से ऑर्गेनाइजेशन कोई लॉ है इसके अगेंस्ट जिससे कि हम अडल्ट्रेशन वगैरह को प्रिवेंट कर सकते हैं. तो प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट PFA ये 1954 में स्टार्ट हुआ था, and with the objective of ensuring pure and wholesome food to the consumer and to protect them from fraudulent and deceptive trade practices. The Prevention of Food Adulteration Act was amended in 1964, 1976 and then in 1986. A minimum imprisonment of 6 months with a minimum fine of ₹1,000 is given under the Act of cases of proven adulteration, whereas for the cases of adulteration which may render the food injurious to cause death, then under section 320 IPC इसमें punishment दिया जाएगा for life imprisonment and फाइन दिया जाएगा ₹5,000. तो अगर माइल्डली किसी को अगर कोई इलनेस है तो 1,000 का उसमें उसको पनिशमेंट है और उसको 6 मंथ के लिए उसको जेल है. लेकिन अगर लाइफ थ्रेटनिंग किसी के लिए है तो लाइफ लॉन्ग इम्प्रिजनमेंट है और ₹5,000 उसको फाइन है. With the amendment of in 1986, the consumer and the voluntary organization have been empowered under the act to take sample of the food. तो अगर हम कंज्यूमर हैं तो अगर हमें लग रहा है कि इसमें किसी तरह का अडल्ट्रेशन है तो जो 1986 में जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन इवन कंज्यूमर भी वो फूड सैंपल लेने के लिए ले सकता है वहाँ से कि हमको फूड का सैंपल लेना. जो ये रूल्स है वो दैट इज फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल कमेटी फॉर फूड standards which is constituted by the central government under the provision of the act. Any food that does not conform to the minimum standard is said to be adulterated. Although it is central act,
its implementation is largely carried out by the state government and local bodies in their respective areas. The center play a vital role in proper coordination, monitoring and surveillance of the program throughout the country. Training being an important component of the program for prevention of food adulteration, the Director General of Health Services Organization in Service Training Program for different functionaries responsible for implementation of Prevention of Food Adulteration Act. Food inspector, analyst and the senior officer concerned with the implementation of the act in state are provided training. तो जितने भी जो states हैं, सेंट्रल जो है, सेंट्रल में इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा, स्टेट में जो अदर अथॉरिटीज़ हैं वो इसमें ट्रेनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो भी ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग होगी. फूड स्टैंडर्ड हम कैसे डिसाइड करते हैं? तो देयर इज 3 फूड स्टैंडर्ड है. कोडेक्स, द कोडेक्स एलिमेंटरियस कमीशन विच इज़ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ जॉइंट FAO and WHO food standard program, formulate food standard for the international market. The food standard in India are based on the standard of Codex Alimentarius. PFA standard, Prevention of Food Adulteration Act. Under the Prevention of Food Adulteration Act, standards have been established which are revised from time to time by the Central Committee for Food Standards. The purpose of PFA standards is to obtain a minimum level of quality of foodstuff attainable under the Indian condition. तो हमारे यहाँ पे PFA एक्ट है और कोडेक्स एक्ट. The AGMARK standards, these standards are set by the Director of Marketing and Inspection of the Government of India. The AGMARK gives the consumer an assurance of quality in accordance with the standard laid down. Then Bureau of Indian Standard, the ISI mark on any article of food is a guarantee of good quality of food with the standard prescribed by the Bureau of Indian Standard for their community. The AGMARK and ISI standard are not mandatory, they are purely voluntary and they express degree of excellence above the PFA standard. तो मेनली जो स्टैंडर्ड्स हैं वो कोडेक्स स्टैंडर्ड है और PFA स्टैंडर्ड. AGMARK स्टैंडर्ड है या ISI है वो वॉलंटरली है और सिर्फ जैसे हम देखते हैं कि ISI मार्क्स है कि नहीं है, AGMARK है कि नहीं है किसी भी फूड स्टफ पे, तो वो ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि जो भी हमारा फूड स्टफ है वो गुड क्वालिटी का है और अबव PFA स्टैंडर्ड है.